नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ विकास कार्य किए जा रहे हैं, और जो जानकारी है वो ठीक जानकारी अगर आप तक नहीं पहुंचती है तो हम इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हरियाणा की मनोहर सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और जनता से रूबरू करवाने के लिए इस कार्यक्रम के जरिए हम वो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इसीलिए आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ अब नया आप लोगों के लिए होने जा रहा है। तो चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हरेड़ा की हुई है। इस बैठक में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास कार्यों को लेकर, उनकी रफ्तारों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितनी भी सड़कें हैं उनके कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर हरियाणा रूरल रोड्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। विभाग के अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के रखरखाव एवं सुधार पर विस्तार में चर्चा की गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पीएम ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 की रिव्यू मीटिंग हुई। फेज 3 में 56 सड़कें हैं और इस पर 282 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के अंदर कुल 259 सड़कें हैं। 2496 करोड़ रुपए का इस पर खर्च आएगा। इन सड़कों पर 1918 करोड़ खर्च किया जा चुका है। 78 सड़कें अभी पेंडिंग हैं। 2023 के अंदर सड़कों के निर्माण को कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एनएच की सड़कों की वजह से रूरल सड़कें टूटी हैं। केंद्र सरकार से हमने सड़कों की मरम्मत के लिए फंड की मांग की है। साथ ही हरियाणा में 96 ऐसी सड़कें हैं जिनकी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आई हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का एमपैनल कर गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री ने हिसार एयरपोर्ट को लेकर कहा कि एयरपोर्ट के अंदर से जो सड़क निकल रही है उसको बंद किया जाएगा। दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक को डायवर्ट करने का काम शुरू किया जाएगा। हर 15 दिन में एसीएस हिसार एयरपोर्ट निर्माण कार्य का रिव्यू करेगा। करनाल एयरपोर्ट की बाउंड्री के लिए हमारे पास अतिरिक्त जमीन मिल चुकी है। जल्द ही बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। करनाल रनवे में 1000 मीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। भिवानी महेंद्रगढ़ में 2 एडिशनल हैंगर बनाए जाएंगे। फिलहाल पायलट ट्रेनिंग के लिए 10 जहाज तैनात हैं। इसके ऊपर बने वहाँ पर हमारी PMGSY 3 की सड़कों को बड़ा डैमेज आया है, तो हम उनको आज पत्र भी लिख देंगे, केंद्र से ये मांग भी कर लेंगे कि तुरंत इसके लिए भी हमें एडिशनल फंड दिए जाएं कि एटलीस्ट वो जो आधा किलोमीटर दोनों तरफ किसी भी एंट्री एग्जिट के वर्ज के होता है उसको दुरुस्त करने के लिए हमें इमीडिएट फंड दिए जाए। साथ में एक समस्या और आई थी कि कई ऐसी सड़कें हैं जो स्टेट क्वालिटी मैनेजर जो हमारे होते हैं वो नेशनल क्वालिटी मैनेजर के नॉर्म से मिसमैच करते हैं। उसके ऊपर लगभग 96 कंप्लेंट इस बार हमारे पास आई है। तो अब हमने ये बोर्ड में आज निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में इस चीज़ को NQM के जो इम्पैनल्ड लोग हैं, क्योंकि SQM में अधिकतम लोग ऐसे हैं जो स्टेट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है जो NQM के रिटायर्ड लोगों के पैनल में है। तो अब हम NQM के भी रिटायर्ड लोगों को इसमें इम्पैनल करेंगे, जो आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की क्वालिटी मॉनिटरिंग है उसको और बेहतर नेशनल लेवल के मैग्नीट्यूड पे हम कर पाए। साथ में सिविल एविएशन के रिव्यू था
जो हिसार एयरपोर्ट का था उसके अंदर एक दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक तो हमारी जो रोड एयरपोर्ट के अंदर से निकल रही है, अब उसको बंद करने का समय आ चुका है, तो उसके अंदर अब हैवी ट्रैफिक को इमीडिएटली उस पर बंद कर दिया जाएगा। और क्योंकि लोकल लोगों की डिमांड है, ऑल्टरनेटिव रोड्स हमने डेवलप कर दिए हैं, तो उस पर धीरे धीरे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा कि जो हमारा बाउंड्री वॉल का काम है और पुराने रनवे को नए रनवे तक लिंकेज का काम है, उसको जल्द से जल्द टेकअप किया जाए। साथ में थोड़ा सा डिले हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आया है इसके अंदर, जिसके अंदर जैसे कैट 2 लाइट्स जो लगनी है उसकी अभी मास्टर प्लानिंग उनकी तरफ से GOI की तरफ से नहीं आई। आज उनके अधिकारी भी आए हुए थे, उनको भी डायरेक्ट कर दिया है कि टाइम फ्रेम मैनर के अंदर एक EAC लेवल का हमारा ऑफिसर PWD का इस पूरे प्रोग्रेस के लिए अब हमने डेडिकेट कर दिया है। वहाँ पर ऑफिसर्स के पास एडिशनल चार्जेस है, जिससे एफिशिएंसी थोड़ी सी जो हम चाहते थे वो नहीं आई। अब ये निर्णय आज लिया है कि परमानेंट SDO JEs वहाँ पर रहेंगे और एक्सियन को भी वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, जो डेडिकेटेडली केवल मात्र एयरपोर्ट रिलेटेड जो हमारा काम है उसको मॉनिटर भी करेगा और उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर टेकअप करेगा। एक जरूर आज निर्णय लिया गया है कि अब 15 दिन के अंदर एक रिव्यू निरंतर ACS लेवल पर होगा, जिसके अंदर टाइमलाइंस जो हैं उसको मीट करने के लिए ACS इसको पूरी तौर पर मॉनिटर करने का काम करेगा। करनाल एयरपोर्ट के अंदर एडिशनल लैंड हमारे पास आ गई, उसकी बाउंड्री वॉल का काम जल्द शुरू हो जाएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिख के दे दिया गया है कि जो 1000 मीटर का हमारा रनवे है उसको 1000 मीटर और एक्सपेंशन के लिए वो जल्दी टेक्निकल फिजिबिलिटी पुटअप कर दे कि आने वाले समय में अब 3000 फुट का जो रनवे है उसको 6000 कर दिल्ली की जो नाइट लैंडिंग है, क्योंकि वहाँ लाइट्स लगी हुई है, उस नाइट लैंडिंग को हम करनाल टेकअप कर पाएंगे। और करनाल के अंदर भी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण की ड्राइंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी हमें पूरी प्लानिंग कर दे देगी। जहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ की बात है, वहाँ पर एडिशनल जो हैंगर्स हैं, क्योंकि अब FTOs वहाँ चल रहे हैं। भिवानी के अंदर आज भी 10 जहाज खड़े हैं जो बच्चों को पायलट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मगर उसमें से हमारा जो हैंगर है वो छोटा पड़ता है, तो उसके अंदर एडिशनल हैंगर 2 बनाए जाएंगे, जिसमें एक FTO और आने वाले भविष्य में आए। महेंद्रगढ़ में एक एडिशनल हैंगर, करनाल में 2 नए एडिशनल बड़े हैंगर, जिसके अंदर हम आने वाले भविष्य के अंदर FTO शुरू कर दें। पिंजौर के अंदर एक एडिशनल हैंगर, क्योंकि हिक्का का बेस है, आज भी हमारे ट्रेनर जो प्लेन्स हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, तो उसको दुरुस्तगी के साथ खड़े करने के लिए आगे किया जाएगा। साथ में जहाँ ATC नहीं है वहाँ ATC और फायर का सिस्टम तुरंत लगाया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे एविएशन के अंदर ग्रोथ आ रही है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। वहीं टेंडरिंग प्रणाली को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि टेंडरिंग कोई एक विभाग के अंदर नहीं है, सभी विभागों में है। सरकार ने सोमवार को ही पंचायत फंड रिलीज कर दिया है, नए जनप्रतिनिधि इसका इस्तेमाल करें। 25 लाख तक के टेंडर 7 दिनों में खुल जाएंगे। टेंडरिंग कोई एक विभाग के अंदर नहीं है, सारे विभागों के अंदर है। बिल्कुल पंचायती राज में एक सिस्टम रहा था जिसमें पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सारे हेड ऑफिस से आते थे। पीछे जब विधायकों से चर्चा हुई, ये निर्णय ले लिया गया कि वो पावर डेलीगेट कर दी जाएगी और SC लेवल पे ही अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स आ जाएंगे। कल हरियाणा के अंदर सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी ग्राम पंचायतों में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा है वो रिलीज कर दिया गया। फॉर एग्जांपल मैं उचाना की बात करूं तो 13 करोड़ 10 लाख रुपया उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के 66 गाँव में कल रिलीज हुई। सरपंच जितने भी हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब आपके हाथ में पावर में यूटिलाइजेशन के लिए पैसा पहली बार आया है, आप यूटिलाइज कर देखें। मुझे भी पता है 21 दिन के टेंडर में दिक्कत आती थी, अब तो 25 लाख से नीचे का टेंडर भी 7 दिन का कर दिया गया। लगभग जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भी हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर आ गए। एक बार ट्राई कर देखें, अगर इसमें फंड्स यूटिलाइज नहीं होते तो मैं खड़ा हूं, साथ लग के इस अमाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। मगर प्रयास करने में मुझे नहीं लगता पढ़े लिखे साथियों को कोई दिक्कत आनी चाहिए।
और हमने भी बदलाव लाने का काम किया है। पहले हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 28 के 28 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने अपने टेंडर प्रोसेस को फॉलो करते थे। पिछले साल हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जिसके रूल्स पीडब्ल्यूडी ने बनाए, इसकी मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ आज कर रहा है, उसने 28 महकमों के टेंडर्स को सेंट्रलाइज किया। उसमें भी आज हमें दिक्कत आ रही है कि बिल्डिंग्स के अंदर इतने ज़्यादा अलग अलग प्रकार की चीज़ें यूज होती है कि एक टेंडर बनाने में कई घंटे कई दिन लग जाते हैं। उसमें हमने रिलैक्सेशन दे दी कि वो इंडिविजुअल अपलोड करने की बजाय एक्सेल शीट्स को अपलोड कर ले, कंप्यूटर है वो सब उठा लेता है। तो प्रयास के साथ ही सुधार होगा। मैं ये मानता हूँ कि सरपंच साथी भी और सब मिलकर एक प्रयास एक कर देखें। अगर उसके अंदर दिक्कतें आएंगी तो सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती है। हम बदलाव करना है, 1000 चीज़ों में पहले बदलाव हुए, इसको 2 लाख को 5 लाख 10 लाख करने में मुझे नहीं लगता सरकार को कोई दिक्कत आएगी, मगर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन से किसको पीछे नहीं हटना चाहिए। सर 25 करोड़ रुपए आपने विधायकों को देने की बात कही थी, बजट की घोषणा थी, कितने विधायकों ने? लगभग 62-63 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें पूरे 25 करोड़ तो नहीं बोल सकता मैं, किसी में 7 करोड़ आए हैं, किसी में 8 करोड़ आए, किसी में 12 करोड़ आए, मगर 62-63 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऑलरेडी हमने अप्रूवल दे दिए, जिसके अंदर मुझे लगता है जो हमारे और दल हैं, कांग्रेस के शायद 5 साथियों के हैं, INLD का है, सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, लोपा का आ चुका है, सारे इंडिपेंडेंट्स के आ चुके हैं। तो जैसे जैसे एक्सियंस से हमारे पास फाइलें आ रही है, हम उसको टेकअप कर रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार पिछले 8 सालों में हरियाणा का समग्र विकास को लेकर काम कर रही है। खासतौर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम हरियाणा में देखने को मिला वो वाकई काबिल तारीफ है। चारों तरफ सड़कों का जाल ऐसे बिछाया गया है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या फिर शहर के अंदर की सड़कें या फिर गाँव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें, हर तरफ चमचमाती सड़कें ही नजर आती हैं। और हरियाणा सरकार सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना के तहत इस बार 50,000 एकड़ का रकबा कवर करने की प्लानिंग कर रही है। इसके बारे में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विस्तार से जानकारी दी है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना भी चलाई। सेम एवं लवणीय भूमि के लिए 4 प्रकार की योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई। ये योजना किसानों के पंजीकरण के उपरांत ही लागू होंगी। इसके बाद करनाल में स्थित CSSRI के अधिकारी तय करेंगे कि किसानों की जमीन किस परियोजना के लिए उपयुक्त है। योजना के अनुसार अत्यधिक भूजल खारा होने पर सब सरफेस ड्रेनेज का निर्माण किया जाएगा। वहीं जहां पर भूजल अधिक खराब नहीं है, वहां पर कम गहराई में ट्यूबवेल लगाकर लवणरहित ड्रेनेज स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा वहां पर लवणीय एवं अधिक पानी सहने वाले औद्योगिक पेड़ों और फलों के पौधों को लगाया जाएगा। वहीं मछली पालन शुरू करवाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए इस योजना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और ये बताते हैं कि क्यों आखिरकार इस योजना को लाने की जरूरत पड़ी। जून 2020 के सर्वेक्षण के मुताबिक काफी क्षेत्र हरियाणा में सेमग्रस्त है। लगभग 9,82,740 एकड़ भूमि जल भराव तथा लवणता से प्रभावित है। 1,74,470 एकड़ भूमि बुरी तरह से प्रभावित है। सबसे अधिक रोहतक, सोनीपत, झज्जर और चरखी दादरी सेमग्रस्त है। सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना में किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान को इसके लिए 1,000 रुपए की फीस देनी होगी। ये फीस किसान के अंशदान में समायोजित कर दी जाएगी। योजना के तहत सभी किसानों की सहमति के बाद भूमि सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। योजना के तहत
खराब जमीन को खेती लायक बनाने का लक्ष्य है। किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए लिखित सहमति, राजस्व रिकॉर्ड की फर्द, बैंक ब्यौरा सहित जानकारी देनी होगी। आवेदन सिर्फ जमीन का मालिक ही कर सकता है। कम से कम 250 एकड़ जमीन का आवेदन किसान को करना होगा। सभी किसानों को सहमति पत्र भी देना होगा। इस साल भी हरियाणा सरकार ने एक लक्ष्य बनाया है। लगभग 50,000 एकड़ का रकबा ऐसा है जो सेमग्रस्त है, जिसे हरियाणा सरकार कवर करने जा रही है। इसके बारे में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विस्तार से जानकारी दी। हरियाणा के अंदर बहुत सारा इलाका सेमग्रस्त है, नीचे का पानी खारा है और किसान वहाँ पर बिल्कुल कमजोर हालत में पहुँच चुके हैं। और एक तरफ से तो ये हालत है, दूसरी तरफ हरियाणा में सिंचाई के लिए पानी नहीं है। तो पिछले साल हमने कोशिश की थी कि इस सेमग्रस्त इलाके का पानी निकाल करके कहीं ड्रेन में डालें या नहर में डालें, और हमारे विभाग ने पिछले साल कोई 25,000 एकड़ जमीन को सेम से मुक्ति दिलवाई है। पीछे मैं 14 तारीख को वहाँ गया था सरसा में, नाथुसरा चौकटा में, किसानों के चेहरे पे खुशी देखी, क्योंकि वहाँ सेम वाली ज़मीन जहाँ 10-10 साल से बिजाई नहीं होती थी, वहाँ उन्होंने गेहूं की बिजाई कर रखी थी और वो आशीर्वाद दे रहे थे हमें। तो अगले साल हम ज़्यादा इलाका लेंगे, 50,000 एकड़ को सेम से मुक्ति दिलाएंगे। और मकसद ये है कि हरियाणा के किसानों के लिए जो भी हरियाणा सरकार कर सके वो करे। और बहुत सारे खारे पानी की ज़मीन है, वहाँ हम झींगा पालन का काम है, किसानों को वो भी करवा रहे हैं। उससे भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। और फसल विविधीकरण के लिए, बागवानी के लिए, मशरूम की खेती के लिए तरह तरह की योजनाएं ला करके हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान की आर्थिक हालत सुधरे। झींगा पालन का कोई लक्ष्य रखा है सर? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है, झींगा पालन को भी सब्सिडी जो है वो आप लोगों की तरफ से दी जा रही है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे झींगा की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल हिंदुस्तान में एक नंबर पर गई है। और जो 800-900 किसानों ने झींगा पालन किया वो सब कामयाब हो गए हैं। और 18-19 लाख रुपए की लागत से 2.5 एकड़ में जो झींगा पालन करके 6 महीने में लोगों ने 20 लाख 15 लाख रुपए का लाभ भी कमाया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में 10,000 किसानों को, खारे पानी की जमीन वालों को करोड़पति बनाऊं। जो रोजगार की चाह में घूम रहे हैं वो रोजगार देने वाले बने, और एक ऐसी जमीन जिसमें कोई उनको, किसान को फायदा नहीं होता था, उससे भी उनको अच्छी आमदनी मिले। एक जीटी बेल्ट रोड को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए गन्नौर मंडी का एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके मन में था, कहाँ तक काम पहुँचा, कब तक वो मंडी बनकर तैयार हो जाएगी? गन्नौर मंडी के निविदाएं आ चुकी हैं। अब अगली जब भी समय उपलब्ध होगा, अगले हफ्ते 10 दिन में मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके ऊपर जो कमेटी में काम अलॉट कर देंगे, ये काम शुरू हो जाएगा। ये भी लगभग 10,000 करोड़ की लागत का काम होगा, सरकारी और प्राइवेट मिला करके। और किसानों के लिए ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त एक जंप मिलेगा, हरियाणा के किसानों को बहुत लाभ होगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के जल भराव या सेम से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाकर किसानों को खुशहाल किया जाएगा। सौर ऊर्जा पर आधारित जल निकासी प्रणाली को जल भराव वाले क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, जिससे बारिश और सेम का पानी निकालकर नजदीकी ड्रेन में डाला जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का मकसद है कि हरियाणा के हर किसान को उन्नत किसान बनाया जाए और इसी श्रेणी में खड़ा किया जाए, साथ ही किसान का समग्र विकास हो सके। और जहां एक तरफ हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को गारंटेड नौकरी देने का फैसला किया था, तो वहीं अब अग्निवीरों को करनाल इग्नू की तरफ से भी बड़ी सौगात दी गई है। करनाल में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से अग्निवीरों के लिए खास कोर्स की शुरुआत की गई है। इग्नू द्वारा अग्निवीरों को 3 वर्षीय स्नातक कोर्स का ऑफर किया गया है।
अग्निवीर भर्ती योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए लाई गई जो सेना में अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं। ऐसी ही अग्निवीरों के लिए एक खुशी की खबर भी है। करनाल में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की ओर से अग्निवीरों के लिए खास कोर्स शुरू किया गया है। इग्नू द्वारा अग्निवीरों को 3 वर्षीय स्नातक कोर्स ऑफर किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत अग्निवीर कुल 120 क्रेडिट के लिए यह कोर्स कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अग्निवीरों के लिए यह प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इग्नू के क्षेत्रीय प्रभारी निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि अग्निवीरों के लिए तैयार किए गए इस खास प्रोग्राम के तहत कुल 120 क्रेडिट होंगे। इसमें 60 क्रेडिट अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग के दौरान हासिल कर सकेंगे। इसके बाद 60 क्रेडिट अग्निवीरों को कोर्स से हासिल करने होंगे। ये कोर्स पूरा करने के लिए उम्मीदवारों के पास 6 साल का समय होगा। कोर्स पूरा करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ उम्मीदवारों को स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय और इग्नू की ओर से मिलकर ये कोर्स डिजाइन किया गया है। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नई शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए प्रदेश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों की ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थान के अध्यापकों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देना और उन्हें महारत हासिल कराना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अब तक 3000 से ज्यादा शिक्षकों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इग्नू और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मध्य एक समझौता हुआ है, जिसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अग्निवीरों के लिए इग्नू द्वारा एक 120 क्रेडिट का पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया है। अग्निवीरों को 60 क्रेडिट उनकी ट्रेनिंग के दौरान अर्जित करने हैं और 60 क्रेडिट इग्नू के विभिन्न कोर्सेज के माध्यम से उनको पास करके अर्जित करने हैं। और इसके साथ साथ अग्निवीरों को एक स्किल सर्टिफिकेट भी जो है ना इशू किया जाना है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सभी जो है ना अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं और इग्नू जल्द ही अग्निवीरों के लिए ये 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम संचालित करने जा रहा है। इससे बेनिफिट क्या होने जा रहे हैं? इससे मूलतः जो मुझे लगता है अग्निवीरों को उनके स्किल्स में अपग्रेडेशन मिलने वाला है और इसके साथ साथ 3 साल का एक ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम अग्निवीरों को मिलने वाला है। इग्नू कब से शुरुआत कर रही है? इग्नू जल्द ही इसके लिए जो है ना एक आधिकारिक सूचना जारी करने वाला है। जैसे ही आधिकारिक सूचना इग्नू के द्वारा जारी की जाएगी उसके बाद ही यह पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। सर, कितना लाभ देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर? मुझे लगता है कि इस तरह के जो पाठ्यक्रम है निश्चित तौर पर जो है ना लोगों को स्किल अपग्रेडेशन, कौशल विकास में और ज्ञानवर्धन में लाभप्रद साबित होंगे। कुछ अपील करना चाहेंगे सर? मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं इग्नू के कौशल एवं ज्ञान आधारित पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपने ज्ञानवर्धन और कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए एडमिशन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। वहीं अग्निवीर बनने के लिए अभ्यास कर रहे युवाओं ने कहा कि यह इग्नू की एक अच्छी पहल है। इससे उन्हें कैरियर बनाने के लिए एक और बेहतर अवसर मिलेगा। नौकरी के साथ साथ वो स्नातक की डिग्री भी ऑनलाइन ले सकेंगे और सेना के साथ वो अन्य विभागों में नौकरी कर पाएंगे। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उच्चतर शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु इग्नू को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये जो भारत सरकार ने इग्नू के साथ टाई अप करके अग्निवीरों को एक अच्छा मौका दिया है ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपने नौकरी के साथ साथ कर पाएंगे और ये बहुत ही एक अच्छी पहल करी है ताकि जो अग्निवीर जो कहीं से अपने टेंशन ले रहे थे कि उनकी डिग्री कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई दूर हो सकती है, लेकिन अब वो भारत सरकार ने बहुत ही इग्नू के साथ एक टाई अप करके उनको एक मौका दिया कि वो 3 साल के बाद 6 साल के अंदर अंदर अपनी डिग्री कर सकते हैं ताकि वो उनके ऊपर पढ़ाई का भी प्रेशर ना हो और वो धीरे धीरे करके अपनी डिग्री भी प्राप्त कर सके और ताकि वो जब वो नौकरी अग्निवीर का अपना पूरा एक प्रोजेक्ट अपना पर्पस पूरा करके जब वापस आएंगे तो और भी काफ़ी अपनी जॉब्स के लिए अपने एप्लीकेबल हो सकते हैं।
और सबसे बड़ा एक अच्छा ये रहेगा कि जो अग्निवीरों को, हमारे जो देश के अग्निवीर अपने जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक टेंशन थी कि उनकी पढ़ाई बीच में ना छूट जाए, तो ये बहुत ही एक अच्छा सराहनीय कदम है भारत सरकार का, मोदी जी का। और हम तो चाहेंगे कि अभी जो बच्चे अपना रास्ते से भटक रहे थे, उनको मिसगाइड भी किया जा रहा था काफ़ी, लेकिन अब उनके लिए एक और अच्छी पहल भारत सरकार ने कर दी है। वो अपने इग्नू के साथ अपनी ग्रेजुएशन भी कर सकेंगे और अपनी नौकरी भी कर सकेंगे, ताकि और भी डिपार्टमेंट्स में वो अपना बाद में जॉब करने के बाद अग्निवीर की, उसके बाद और डिपार्टमेंट में वो ज्वाइन कर सकेंगे। क्या नाम? आपको बता दें, कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अग्निवीरों को नौकरी देने की गारंटी दी थी। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल देश सेवा करने के बाद वापस आने वाले 75% अग्निवीरों को हरियाणा सरकार गारंटी के साथ नौकरी देगी। मुख्यमंत्री ने बताया था कि अग्निवीरों को उनके इच्छानुसार ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस में नौकरी दी जाएगी, कोई खाली हाथ नहीं रहेगा। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों के लिए नौकरी सुनिश्चित की है। 18 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड, उसको जरूर। ऐसे में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से अग्निवीरों के लिए खास कोर्स शुरू करना भी एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।